साथियों नमस्कार। साथियों, ये मोदी तो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर आफत बरसा रहा है। कौम पर आफत आई हुई है। अल्लाह बचाए, रहम करे। अरे भाई, पाकिस्तान बाढ़ में डूबने वाला है। मुसलसल पानी बहे जा रहा है, बहे जा रहा है। ये मोदी क्या करके छोड़ेगा? कोई तो बचा लो पाकिस्तान को जी। भारत की आबी जारियत, दरियाए झेलुम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए झेलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फुट बुलंद हो गई है। मकबूजा कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। वाटर रेस्क्यू स्टेशन से कश्तियाँ और दीगर सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। SDMA ने आवाम को दरियाए झेलुम से दूर रहने की हिदायत की है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब पानी छोड़ने से साबित हुआ कि मोदी हुकूमत के कौलो फेल में तजाद है। मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। इतना कुछ और हो चुका है। आज हम सब चीजों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक चीज बताते हैं। कल हमने आपको इस कार्टून की फोटो दिखाई थी, वहां का डिफेंस मिनिस्टर। आज आपकी चर्चा नहीं करेंगे हम। आज एक नए कार्टून आए हैं पिक्चर में। इनका नाम है बिलावल भुट्टो। गरम खून है। पाकिस्तान के राहुल गांधी है। हर जगह का एक राहुल गांधी होता है, ये वहां के हैं। तो गरम खून है अंदर से, बिल्कुल। इनके अंदर ये था, अच्छा इंडिया ज्यादा बोल रहा है, इंडिया को हम देखते हैं। तो इन्होंने आज एक बयान दिया और इन्होंने क्या कहा, वहां की PPP पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं। इनका कहना यह है कि अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। अच्छा डायलॉग है ना, बढ़िया सा। सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। हिंदी में बोला हुआ, अंग्रेजी तो इतनी नहीं आती होगी, बट अंग्रेजी में लिखा है ब्लड विल फ्लो इफ इंडिया स्टॉप्स रिवर वाटर। हमने कहा अच्छा, हमने यानी कि चेनाब नदी का जो पानी रोक दिया है, यानी कि हमने गलत किया है जी। मैं आपको बताना भूल गया, चेनाब नदी का पानी हमने पूरी तरह से रोक दिया है। एक बूंद भी पाकिस्तान में नहीं जा रही। जब हमने पूरी तरह से रोक दिया तो सर नाराज हो गए, जब तो खून बहेगा। तो हम डर गए। हमने कहा ओहो हो, हमारा खून ना बह जाए। तो फिर हमने कुछ और कर दिया। हमने कुछ ऐसा किया कि उसके बाद हमने जो चेनाब नदी है, इसका तो पानी रोक दिया था। झेलम पर कुछ डैम बने हुए थे, वहां पर पानी कलेक्ट ज्यादा हो गया था, तो वो एकदम से छोड़ दिया हमने कभी खून बहे, हम कहाँ झेल पाएंगे इतना, है ना। हम पे कहर बरप गया तो हम तो झेल ही नहीं पाएंगे, वो तो पाकिस्तान। तो जब हमने ये पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान की तरफ जो झेलम नदी जा रही है, उसमें 7 फुट का पानी बढ़ गया है। 7 फुट का। अब आप सोचिए, आदमी 7 फुट, उसमें जलस्तर बढ़ गया है। अब पाकिस्तान कह रहा है कि त्राहिमाम त्राहिमाम, ये क्या आफत आ गई कौम पर। अरे ये मोदी क्या करके छोड़ेगा। आप बताइए, पानी छोड़ें तो आफत, न छोड़ें तो खून बहा रहे हैं उसमें। करें तो करें क्या। इसे कहते हैं चारों तरफ से घेरना। साथियों याद करो, मैंने कल सुबह के वीडियो में भी बताया था और परसों के वीडियो में भी बताया था, मैं रिपीट करता रहता हूं। क्या कहा था मैंने कि भारत कोई एक तरफा हमला नहीं करेगा, भारत चारों पांचों तरफ से घेरेगा, जितनी मैक्सिमम चीजें हो सकती हैं। उसमें ये वाटर बम भी छोड़ा गया है। इतना पानी पानी कर दो कि पाकिस्तान डूब के ही मर जाए। जी हाँ, POK में इस समय स्थिति क्या चल रही है आप जानते हैं। POK में पाकिस्तान रात को लाइट ही नहीं जला रहा है, क्योंकि लाइट जलेगी तो भारत को मूवमेंट पता चल जाएगा, पूरी लाइट ऑफ करवा देता है। दूसरा, उसी POK में चूंकि झेलम नदी भी जा रही है होते हुए, तो वहां पर झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया है, तो POK में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान एक ऐसी इकोनॉमी है जिसकी 25% आय आज भी एग्रीकल्चर से आती है, और वो एग्रीकल्चर में इस समय जो भी इनके खेत हैं वो सब पानी में डूब जाएंगे, तो एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे भी पाकिस्तान को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि पहले इंडस वाटर ट्रीटी में जब हम शामिल थे, या उसको जब हम फॉलो कर रहे थे, तब हम बाध्य थे कि जब पाकिस्तान कहे उस नदी का पानी छोड़ना पड़ता था, जिसका कहे उसका कंट्रोल करना पड़ता था। अब हम चूंकि बिल्कुल खुले हो गए हैं, तो हम जिसका छोड़ें जिसका बंद करें वो तो हमारे ऊपर है। आप समझ रहे हैं, कई सारे ऐसे बांध हैं जो झेलम नदी पे बने हुए हैं, जैसे एक आपका उरी है, एक आपका किशनगंगा डैम है, ऐसे कई हैं जो चेनाब पर हैं। 2-3 प्रपोज्ड हैं जो बनने हैं, एक पर काम चल रहा है, रेटल डैम पर काम चल रहा है, ये बगलीहार डैम है, दुलहस्ती है, सलाल डैम है, ये सभी वहां पर कार्यरत है। तो हम इन्हीं के पानी को कंट्रोल करके पाकिस्तान को कभी पानी दे रहे हैं, कभी रोक रहे हैं। जब हमें लगेगा कि डैम में हमारा पानी ज्यादा हो गया, हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, ले भैया पी ले। जब लगेगा कि नहीं है
कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे ही झिलम के साथ खेल रहे हैं। पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडिया ने अभी अभी इंडस वाटर ट्रीटी से अपने पैर वापस खींचे हैं, इंडिया को भी टाइम लगेगा इसमें कुछ करने के लिए। हमें भी ऐसा लग रहा था, हम भी इस गलतफहमी में थे। लेकिन जब रिपोर्ट्स देखी तो आप जान के हैरान होंगे, नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से यहां पर डैमों पर काम करा रहे हैं। अभी भी 4-5 डैम और बनने हैं। यानी इस आदमी को पता था कि कभी ना कभी ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करनी पड़ेगी और एकदम उसका रिजल्ट चाहिए, तो पहले से इंतजाम करके रखने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी दूर की सोचते हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो उस आदमी ने पिछले 10 साल में ही इतने डैम बनवा लिए हैं कि हमने ये फैसला लिया कि एक भी बूंद चेनाब से नहीं जाएगी पाकिस्तान में, तो नहीं गई। कल अमित शाह ने बैठक करी थी जल शक्ति मंत्रालय के साथ, तो पाटिल साहब के साथ बैठक चल रही थी, तब उन्होंने कहा टेंशन मत लो, एक बूंद नहीं जाएगी उधर। जलवा है। तो ये एक मैंने आपको बात बताई। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे 24 करोड़ लोग प्यासे मर जाएंगे, ये भारत ठीक नहीं कर रहा है, ये भारत ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। वहां छटपुटिया कुछ इस तरह के लोग हैं जो इस बात की कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत से इस चीज पर कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, कोई ना कोई बातचीत की जाए। विदेशों में जाकर के पाकिस्तान चीख रहा है आज कि कोई ना कोई बातचीत कर ले, कोई ना कोई रास्ता निकल आए। ये सब भारत हम पे इल्जाम क्यों लगा रहा है? कोई ना कोई आकर के एक बार जरा क्रॉस वेरीफाई कर ले कि जो भारत इल्जाम लगा भी रहा है वो सही भी है कि गलत है। लेकिन पाकिस्तान की कोई सुन ही नहीं रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान ने एक बड़ी मिस्टेक ये करी है कि यूएसए का नाम ले दिया है कि यूएसए हमसे टेररिज्म करवाता था, और ये इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है। एक बात मैंने आपको और बताई थी कल शाम वाले वीडियो में, मैंने कहा था कि याद रख लेना इस चीज को, है ना। तो वो चीज मैंने क्या बताई थी? मैंने कहा था कि भारत अगर हमला करेगा तो बलूचिस्तान से घुसेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में उसे अपने फेवर की चीजें मिलेंगी, यहाँ अपने टाइप के लोग मिलेंगे जो इंडियन आर्मी को सपोर्ट करेंगे। कहा था, कल के शाम के वीडियो में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत की आर्मी यहां से घुस गई है, लेकिन हाँ, बलूचिस्तान में खेल होना स्टार्ट हो गया है। कल शाम की खबर है, बलूचिस्तानियों ने, जो वहां की बलोच लिबरेशन आर्मी है, 10 पाकिस्तानियों को अल्लाह के पास पहुंचा दिया है जी। अब न जाने कितने और पहुंचेंगे। फिर हो सकता है ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाए तो इंडियन आर्मी को वो लोग बुला लें मदद के लिए, तो हम लोग हो सकता है मदद करने चले जाएं। हम तो चले ही जाते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। उसके अलावा खबर ये आ रही है कि भारत में जहां जहां ये पाकिस्तानी आए हुए थे घूमने के लिए, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ, कोई कहीं, अब उन सबको भगाया जा रहा है। यूपी में करीब करीब 1500 पाकिस्तानी निकले हैं, जिनमें वेस्टर्न यूपी में ज्यादा थे। यूपी वेस्ट में आप ये देख रहे हैं, सहारनपुर, मुरादाबाद और ये पूरा जो इलाका है आगरा तक, सहारनपुर से आगरा तक का, ये यहाँ पर ज्यादा है। उनके रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर। अब मैं कुछ कह तो किसी में नहीं रहा हूं, लेकिन ये बताओ, किसी का रिश्तेदार अगर पाकिस्तानी है तो वो अंदर किस तरह के ख्याल रखता होगा? वो लोग तो कह रहे हैं, बताइए हम 4-5 दिन के लिए आए थे, आज लौटना पड़ रहा है, ये कोई तरीका है? इतना पैसा हमारा वेस्ट होगा, ये लोग कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, हमको देखिए भगा रहे हैं, ऑटो में बैठ करके जा रहे थे। मैं जाओ। तो सवाल ये है कि आज भी इस देश में कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों के हैं और इनका आना जाना लगा रहता है। यूपी में 1000 से 1500 के आसपास बता रहे हैं, 1500 का आंकड़ा लोगों ने बताया। एमपी में बता रहे हैं कि करीब 226 के आसपास पाकिस्तानी हैं जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही हैदराबाद में बताया जा, हैदराबाद में तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हैदराबाद में यह है कि बताया जाता है कि वहां की पाकिस्तानी औरतें यहां आती हैं, या हैदराबाद के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती हैं, बच्चे हो जाते हैं, फिर वापस पाकिस्तान चली जाती हैं, फिर बीच में आ जाती हैं। ये सब चल रहा है, बच्चा जिहाद। बताइए, ये सब हो रहा है जी। अब आप इसे क्या कहेंगे? ये बड़े स्तर पे हो रहा है, जिहाद हर जगह चालू है। तो खैर, ये सब पाकिस्तानियों को भी छांट छांट के भेजा जा रहा है। सवाल ये है, मैं तो ये कह रहा हूं कि लगे हाथ बांग्लादेशियों को भी छांट लो और उनको भी भगा दो। पर दिक्कत यह है कि बांग्लादेशी बहुत है इलीगल तरीके से आए हुए। अगला सवाल ये है कि आप किसी से ये पूछिए, बहुत से लोग आपको ज्ञान दे रहे होंगे, एक लल्लन टॉप चैनल है, उस पर ज्यादा ज्ञान दिया जाता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आपने सुना, आपको अच्छा लगा। मरने वालों को जिसने मारा वो कोई मुसलमान नहीं थे, क्योंकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। यदि अगर कोई हिंदू भी किसी पे अटैक करता है तो वो भी हिंदू नहीं है। ऐसा आदमी ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। चलिए, मान लिया। फिर कहा गया कि धर्म के बेसिस पर लोग कह रहे हैं कि मारा गया है, लेकिन उसमें एक मुसलमान भी था। लेकिन जब से ये खबर आई है कि उसमें एक मुसलमान था, तब से एक चीज आप देख रहे होगे कि मारने वाला का कोई धर्म नहीं है, मरने वालों का कोई धर्म नहीं है, किसी का कोई धर्म नहीं है, धर्म के बेसिस पे कुछ हुआ ही नहीं है, धर्म को आड़े लाना ही नहीं है। यही बातें तो चल रही हैं।
लेकिन इस बात का बड़ा जिक्र किया जा रहा है कि मरने वाला एक मुसलमान भी था, मरने वाला एक मुसलमान भी था, बस उस एक का धर्म है, बाकी किसी का नहीं है। इसे कहते हैं दोगलापन। पहचानिए। आपको इतनी बार इस चीजों को रिपीट कराया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, और बार बार रिपीटेडली इस चीज को चला दिया जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 5-6 साल बाद अगर कोई इस पर फिल्म बनाएगा कि भाई पहलगाम में ऐसा हुआ था, तो उसे कई लोग कह देंगे कि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, जैसे कश्मीर फाइल्स थी। इस देश में ऐसा ही होता है। वो तो गनीमत बनाई है कि बीजेपी सरकार है केंद्र में, तो चीजें सामने आ रही हैं। यही अगर कांग्रेस की सरकार होती 1989 की तरह, 88 की तरह, जैसे कश्मीरियों को भगाया गया था, कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया था, तो उस समय तो अखबारों में कुछ छपा भी नहीं था, लोगों को सच्चाई भी नहीं पता। जो कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म में डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए वो वहां के लोकल अखबार के थे। इस लेवल पर कांड किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 26/11 में अगर कसाब नहीं पकड़ा जाता, जिंदा मार दिया जाता उसे, तो ये सिद्ध हो जाता कि जितने भी आतंकी आए थे ये सब आरएसएस वाले थे और हिंदू थे, क्योंकि सबने कलावा पहना हुआ था। वो तो कसाब ने कबूल लिया था बाद में, और दिग्विजय सिंह ने तो बोल दिया था कि तो भगवा आतंकवाद है। इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। जब दिग्विजय सिंह बोलते थे भगवा आतंकवाद है, तब आतंकवाद का धर्म था। जब सुशील शिंदे और कांग्रेस के बोलते थे कि भाई ये तो आरएसएस का टेररिज्म है, तब उसका धर्म था। लेकिन अब टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है। ये दोगलापन आप इनका देख लीजिए, आपके सामने है सब कुछ, छुप नहीं रहा। कोई मुझसे कहे कि साहब आप तो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा, आप देख लीजिए। ठीक है। फ्लड अलर्ट इन पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, जो मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है। अब भारत ने जो योजना बनाई है वो 3 स्टेप प्लान बनाया है। पहला है शॉर्ट टर्म, फिर है मीडियम, फिर है लॉन्ग टर्म प्लान, इस पानी वाले सिलसिले को लेकर के। एक तो ये कि हम खेलते रहेंगे, कभी इसका चालू किया, कभी इसका चालू किया, कभी इसका रोका, कभी इसका रोका, तो पाकिस्तान कभी सूखे में मरेगा तो कभी बाढ़ में मरेगा। एक तो ये तो हम टेम्परेरी तौर पर खेल रहे हैं। फिर कोई मीडियम प्लान भी है, कोई लॉन्ग टर्म भी। अब ये प्लान क्या है ये उजागर नहीं हुआ, पर कुछ है ऐसा। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये धमकीबाजी कर रहे हैं, होना कुछ नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के कई सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो इस समय विदेश जाने की सोच रहे हैं। परिवारों को उन्होंने ऑलरेडी भेज दिया है, खुद भी जाने की सोच रहे हैं। ऐसी बातें चल रही हैं। बाकी पाकिस्तान खौफ में है, ये आपको सबको पता है। और तो कुछ अभी तक ऐसी अपडेट आई नहीं है। एलओसी पर लगातार तनातनी हो रखी है। बाकी आने वाले समय में आप देखना, बलूचिस्तान से आपको बड़ी खबर मिलेगी। और इधर पाकिस्तान में जो ये हाहाकार मचा हुआ है, इसका भी देखते हैं क्या हो सकता है। और वो दिन दूर नहीं, अब वो दिन दूर नहीं जब भारत पीओके में एंटर कर रहा होगा। तो ध्यान दीजिए पीओके और बलूचिस्तान पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।